Hello everyone. In today's 12th Commerce Economics lecture, we are in chapter National Income and currently we are learning various concepts in national income. So let us check what we have done in the last lecture on page number 63. Different concept of national income. ये हमने last lecture में देखा था. तो सबसे पहले इसमें आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हमने देखा कि अगर हमें नेशनल इनकम डिराइव करना है, सर्च करना है, तो हम ये एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके वर्कआउट कर सकते हैं. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक साल के पीरियड में जो भी प्रोडक्टिविटी हुई है फाइनल गुड्स की, उसका जब हम टोटल करते हैं मॉनिटरी वैल्यूज में, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं. कहते हैं इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे आ रहा है. तो यहां पर लिखा हुआ है सी प्लस आई प्लस जी प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर. ठीक है. तो सी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेटली जो इंडिविजुअल है वो कितना स्पेंड कर रहे हैं. देन आई का मतलब होता है डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या इन्वेस्टमेंट जा रहा है. देन गवर्नमेंट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो जैसे हमने प्राइवेट लेवल पे देखा, वही हम गवर्नमेंट के लेवल पे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना कंजम्पशन कर रहा है और क्या एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे. एंड देन नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, दैट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है. तो यहां पर हमें दो टर्म दिखाई देते हैं. Let me give you an example. Like I am talking about GDP first. Suppose this is India. ठीक है. And when we talk about GDP, gross domestic प्रोडक्ट. डोमेस्टिक मतलब यहां पर सिंपली क्या हो जाता है, घरेलू, जो बाउंड्रीज के अंदर का इनकम है. दिस इज आवर पॉलिटिकल बाउंड्रीज. यस. तो इसके अंदर जो भी कोई प्रोडक्टिविटी हुई है, जो भी कोई प्रोडक्टिविटी हुई है इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, वो सब उसके अंदर काउंट किया जाएगा. ठीक है. तो यहां पर हम कैसे काउंट कर रहे हैं? कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, देन गवर्नमेंट्स प्राइवेट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट इसमें काउंट हो जाता है. क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय भी आप एक्सपेंडिचर इंकर करते हो. तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट जो नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है. ठीक है. उसके बाद कंसेप्ट आता है एनडीपी का. एनडीपी, व्हाट इज एनडीपी? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. जो भी कैपिटल गुड्स हम यूज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स इन द सेंस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, असेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस असेट का जो भी डेप्रिसिएशन होता है, जब आप जीडीपी में से माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या मिलता है आपको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड हियर इज द आंसर, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है.
फिर हमने देखा आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या था, आप देख रहे हैं जीडीपी में जहां पर हम वर्ड यूज करते थे डोमेस्टिक, कौन सा वर्ड यूज करते थे, डोमेस्टिक वर्ड, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड व्हाट वी आर यूजिंग हियर, नेशनल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां पर कोई अगर एनआरआई है जो फॉरेन में अर्न कर रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में गया, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे कंट्री में गया है, वहां पर वो अर्न कर रहा है, और जो भी कुछ वो अर्न करता है उसका कुछ पार्ट वो इंडिया में सेंड कर रहा है। तो इंडिया में जो इनकम आ रहा है, से फॉर एग्जांपल इंडिया में उसने $10,000 सेंड किए, हाउ मच, $10,000। तो क्या जीएनपी कैलकुलेट करते समय इसको भी कंसीडर किया जाएगा, आंसर इज यस, लेकिन किसमें, जीएनपी में। बट जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन में आता नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन। इन द सेम वे अगर कोई फॉरेन पार्टी इंडिया में कोई इनकम अर्न करता है, ठीक है ना, जैसे देखो अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर हैं जो इंडिया में आकर के खेलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। तो कोई भी एक फॉरेन प्लेयर का नाम बता दो जो इंडिया में आकर आईपीएल खेलता है या उसको अमाउंट मिलता है। बेन स्ट्रोक्स, ठीक है। तो यहां पर सपोज बेन स्ट्रोक जो है, जो भी कंट्री से बिलोंग करता होगा, ये जो क्रिकेटर है ये इंडिया में आता है, ठीक है, और इंडिया में अर्न करता है। सपोज उसने यहां से 2 करोड़ रुपीस अर्न किया, कितना अर्न किया, 2 करोड़। और क्या करेगा वो ये 2 करोड़ क्या इंडिया में ही रहने देगा, नहीं, वो इंडिया से इसको बाहर ले जाएगा। जब वो अपने देश जाएगा तो वो अमाउंट लेकर के जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मैं जब जीएनपी कैलकुलेट, सॉरी, जब मैं जीएनपी कैलकुलेट करूंगा तो इसमें ये 2 करोड़ रुपए मुझे काउंट करने होंगे, आंसर इज नो, मुझे डिडक्ट करने होंगे। क्या करने होंगे, डिडक्ट करने होंगे, क्योंकि वो मेरे देश में अर्न नहीं हुआ, वो मेरे देश से चला गया, ठीक है। तो जो मेरे कंट्री में आ रहा है, विच इज कमिंग इन माई कंट्री, मैं उसे क्या करूंगा, आई विल ऐड। और जो मेरे कंट्री से जा रहा है मैं उसे क्या करूंगा, माइनस। ऐसा मैं कहां करूंगा, ऐसा मैं जीएनपी कैलकुलेट करते समय करूंगा, जो मैं जीडीपी कैलकुलेट करते समय करता नहीं हूं। ये डिफरेंस आपको समझ में आया। अगेन एट द लास्ट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये भी सिंपल है, जो भी आपने जीएनपी कैलकुलेट किया है उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। गॉट इट। तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जब आप जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये चीज तो उसमें आपने कंसीडर की ही है, फॉर्मूला में आपने क्या लिया है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो है ही है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नेट अर्निंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, है ना। मैं क्या ऐड कर सकता हूं, नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। तो मेरा जब ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग जीएनपी। गॉट इट एवरीवन। तो यहां पर देखिए ऑन पेज नंबर 63 सबसे पहले हमने यहां पर देखा जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सिमिलरली यहाँ पर जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या ऐड हो जाता है, रिसीट माइनस पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड की बात करते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से कोई रिसीट पेमेंट हो रहा है तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो इसमें सिर्फ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। एंड इन द सिमिलर मैनर जब हमें नेट निकालना होगा तो हम उसमें से क्या लेस कर देंगे, डेप्रीसिएशन। सो आई होप आपको ये बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा अभी कि जीडीपी क्या होता है, देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी, एनडीपी, देन जीएनपी एंड एनएनपी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 64, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमारा कंसेप्ट है नेक्स्ट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या मेथड है। ठीक है, वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। पहला है आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ऐसे भी लिख के दिया, बाद में उन्होंने चार्ट भी बनाया, दोनों में से एक ही किया होता, लेकिन ठीक है, चार्ट बनाते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड, आउटपुट का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, प्रोडक्शन। आउटपुट का मतलब आपने क्या जनरेट किया, आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है। ठीक है ना। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं अपने बुक में, यू कैन राइट स्टॉक। जो स्टॉक हम मेंटेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंटरी। बराबर है। तो जो स्टॉक हमने क्रिएट किया, इन द सेंस जो भी प्रोडक्शन हुआ है कहीं ना कहीं आपने उसको स्टोर करके रखा होगा, राइट। दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। कौन से साइड में, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना क्वांटिटी जनरेट हुआ है, उसको ध्यान में रखा जाता है, क्वांटिटी देखते हैं ये। ठीक है। According to this method, the economy is divided into different sectors such as agricultural, mining, manufacturing, small enterprises, commerce, transport, communication and other services. Obviously, इन सेक्टर में से, इन सेक्टर में तो सारी चीजें डिवाइडेड है इकोनॉमी। ठीक है ना। The output or product method is followed either by valuing all the final goods and services produced during a year at their market price or by adding up all the values at each higher stage of production until these products are turned into final product. तो इनका ये बताने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक जो मिल्क मैन होता है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, कहां से, एनिमल से। यस और नो, मिल्क वो डिराइव करता है, तो वो जो मिल्क है वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। यस और नो। तो यहां पर जो मिल्क आया, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पर जो मिल्क है, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 लीटर्स ऑफ मिल्क वुड कॉस्ट 250 रुपीज। वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग। ठीक है। तो ये जो 250 रुपीज का आउटपुट है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, ये मिल्कमैन के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये काउंट कर लिया गया। अब ये मिल्क वो सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, सपोज वो कोई हलवाई है या जो स्वीट मैन्युफैक्चरर हैं, जो स्वीट बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, तो उनको स्वीट शॉप में वो सेल कर रहा है। अच्छा, स्वीट शॉप में वो सेल करता है, यहां पर ये पर्सन उसको 250 रुपीज में परचेस करके क्या कर रहा है, उसको उसमें कुछ ऐड करता है, मतलब उसको प्रोसेसिंग करता है और उससे स्वीट मैन्युफैक्चर करता है, उसमें उसका लेबर का कॉस्ट जा रहा है, और भी जो कुछ वो इंग्रेडिएंट्स उसमें पुट करता है ना, शुगर डाला या जो भी उसने, इलायची या जो भी उसमें पड़ता है। ठीक है, उसका कॉस्ट सपोज 100 रुपीज हो गया। ठीक है। तो 5 लीटर मिल्क का अब उसने क्या यहाँ पर बनाया है, स्वीट्स बनाया है, जिसका भी टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 350। तो हमने फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के दौरान 250 रुपीज तो कंसीडर किया ही था। यस और नो।
हमने कितना कंसीडर किया था? 250 रुपीज हमने कंसीडर किया था। अब एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है ना, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? वैल्यू एडिशन कितना काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे ओनली 100, ठीक है ना, वही लिखा है, ईदर बाय वैल्यूइंग ऑल द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर at their market price or by adding up all the values at each higher stage। मतलब नेक्स्ट स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है ना उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 100 का। कितना हुआ है? 100 का, बराबर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम या तो फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे या नेक्स्ट स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे यहां पर। While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple or double counting। मतलब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था कि जब आप ऐसा कर रहे हैं, है ना, तो आप ऐसा ना कीजिए कि आपने एक बार मिल्क का वैल्यू ले लिया और दूसरी बार आप पूरा 350 ले रहे हैं, तो आपने मिस्टेक कर दिया। आपने पिछला वैल्यू क्या कर देना है? उसमें से माइनस कर देना है, सिर्फ वैल्यू एडिशन को लेना है। तो आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करना है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, दिस मेथड सजेस्ट टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ जीएनपी। तो दो अप्रोच यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन कैसा करना है वो प्रैक्टिकल वे में आपको करके वहां पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं एग्जांपल दे करके। तो सबसे पहले देखो क्या है? फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल किसे बोलेंगे? जो कंजम्पशन के लिए रेडी है, मतलब उसके ऊपर और कोई वर्क करना बाकी नहीं है, ठीक है। According to this approach, value of all final goods and services produced in primary, secondary and tertiary sector are included and the value of all intermediate transactions are ignored। तो बोल रहे हैं कि जो हाफ डन गुड्स है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आप छोड़ ही दो, डोंट टॉक अबाउट दैट, उसका हमको वैल्यूएशन में काउंट करना नहीं है। जो प्रोडक्ट फाइनल हो गया है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शरी सेक्टर से, उसी को हम वैल्यू में कंसीडर करेंगे। गेटिंग इट? इंटरमीडिएट गुड्स आर involved in the process of producing final goods, that is the final flow of output purchased by consumers। Hence the value of final output includes the value of intermediate product। तो मतलब जब मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया कि हमें जो मिल्क मिल रहा था 250 का और उससे स्वीट्स बन गया, क्या बन गया? स्वीट्स। तो स्वीट का वैल्यू कितना हो गया? 350। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्टेज बाय स्टेज, आप पहले 250 ले रहे हो, बाद में आप उसमें 100 ले रहे हो, ऐसा जाने की वजह है ना, आप ये सब इग्नोर करो और डायरेक्टली क्या ले लो? 350 ले लो, बात खत्म हो गया। डोंट टेक दिस इन कैलकुलेशन। वो बोलता है फाइनल प्रोडक्ट लो, इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ो, जो प्राइमरी प्रोड्यूस हुआ है उसको छोड़ दो, जो अभी तक रॉ मटेरियल में है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। जो फिनिश गुड्स है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसी को हमको कंसीडर करना है। तो यहां पर यही बात चल रही है कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट। सही बात है, आप जब ब्रेड परचेस करते हो तो उसके अंदर व्हीट जो होता है, गेहूं, उसका कॉस्ट तो आ ही जाता है। और क्या होता है? मेकिंग ऑफ फ्लोर, जो आटा आप बनाते हो उसका, एटसेट्रा। व्हीट एंड फ्लोर्स आर बोथ इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां पर व्हीट को और जो फ्लोर है, ये दोनों को क्या समझा जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। देयर वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के समय उनका वैल्यू पे कर दिया ऑलरेडी। तो हमको पहले व्हीट को कैलकुलेट नहीं करना है, पहले हमको जो फ्लोर है उसको कैलकुलेट नहीं करना है। डायरेक्टली जब ब्रेड बन जाएगा ना, तो ब्रेड को वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। इन द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। Thus, a separate accounting for the values of intermediate goods along with the accounting of all the value of final product would mean double counting। तो अगर आप क्या करते हो? इंटरमीडिएट गुड्स भी काउंट कर रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट भी काउंट कर रहे हो, तो आप एक्चुअली डबल काउंटिंग कर रहे हो। ऐसा आपको करना नहीं है। टू अवॉइड दिस, द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड। तो सिर्फ आपको क्या कंसीडर करना चाहिए? जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो ब्रेड है, ब्रेड को कैलकुलेट करो, व्हीट और फ्लोर को अवॉइड करो, इग्नोर करो।
गेटिंग इट? बट ये अप्रोच लगता है आपको करेक्ट है, क्योंकि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि ये फिनिश प्रोडक्ट है? व्हीट जो फाइनल कंज्यूमर परचेस कर रहा है रोटी बनाने के लिए घर में, वो तो उसके लिए फाइनल है ना, फिनिश गुड्स है। बट जो उसका केक बना रहा है या ब्रेड बना रहा है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो आपको पूरा बाइफरगेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बट ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये बोलते हैं स्टेज बाय स्टेज मत जाओ, डायरेक्टली क्या करो, फाइनल प्रोडक्ट को ले लो। सेकंड देखो क्या बता दिया है हमारा मेथड, कौन सा? वैल्यू एडेड अप्रोच, स्टेज बाय स्टेज, ठीक है ना। आप ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने में आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा व्हीट, फिर उसका प्रोसेसिंग करके आप फ्लोर बनाएंगे, है ना। यहां पर जो आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, व्हीट है, व्हीट के बाद क्या है? फ्लोर, बराबर है। तो जो भी उसमें लेबर लग रहा है, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, और बाद में और जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उसके अंदर पुट कर रहे हो, और आप क्या बनाते हो? बाद में ब्रेड बनाते हो, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि पहले आप व्हीट का कैलकुलेट करो, फिर आपने फ्लोर बनाया उसका कैलकुलेट करो, और लास्ट में ब्रेड में कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसको कैलकुलेट करो। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वैल्यू एडेड में क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर स्वीट प्रिपेयर कर रहे थे, क्या प्रिपेयर कर रहे थे? स्वीट। तो स्वीट में स्टार्टिंग में क्या यूज हुआ? स्टार्टिंग में मिल्क यूज हुआ। फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने उसमें शुगर डाला, फिर जो भी लेबर, जो भी उसमें वर्कर ने काम किया रहेगा, ठीक है ना, और जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें पुट हुए होंगे, तो ये सब डालने के बाद अभी मैं यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशन करता हूं। जैसे ये 250 रुपीज का था, शुगर हमारा 50 रुपीज का उसके अंदर पड़ा, जो भी लेबर था वो 50 रुपीज का था, ठीक है। तो आप पहले मिल्क को कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट टाइम शुगर कैलकुलेट होगा, और फिर लेबर कैलकुलेट होगा, तब जाके ये कितने का हो गया? 350, ठीक है। तो आपको 350 डायरेक्ट नहीं लेना है, स्टेज बाय स्टेज जाना है। इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। आप मिल्क को कंसीडर करो, आप शुगर को कंसीडर करो, आप लेबर को कंसीडर करो, वैसे आपको आगे बढ़ना है। गॉट इट? सो रीडिंग वंस अगेन, in order to avoid double counting, value added approach is used. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर वैल्यू एडेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। According to this approach, the value added at each stage of the production process is included. The difference between the value of final output and input at each stage of production is called as value added, है ना। हम इनपुट और आउटपुट के दौरान दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब ये मिल्क था तो वो 250 का था, और जब वो स्वीट्स बन गया तो वो 350 का हो गया। तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? 100 रुपीज ऐड हुआ, है ना। तो हमको वैल्यू एडिशन कितना हुआ वो पता चल जाएगा। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आपको आउटपुट माइनस इनपुट करना है, कितना वैल्यू एडिशन है ये हमें खबर पड़ जाएगी। Thus, GNP is obtained as the sum total of the value added by all the different stages of the production process till the final output is reached in the hands of consumer. जब तक वो कंज्यूमर के हाथ नहीं पहुंच जाता, तब तक जो जो उसमें वैल्यू एडिशन होते जा रहे हैं, है ना। जैसे देखो ओरियो बिस्किट्स आते हैं, आपने कई बार खाया होगा। वो बिस्किट्स भी कई बार उसमें जो होल ग्रेन्स हैं, उसके बाद उसका फ्लोर हो गया या मैदा हो गया या शुगर है, देन मिल्क है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आते हैं, तो ओरियो बिस्किट बनता है। तो ये जो ओरियो बिस्किट है ये क्या हो गया? ये एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो केक शॉप वाले होते हैं ना, केक शॉप वाले होते हैं, जैसे मॉन्जनीज हैं, देन रिबन्स एंड बलून्स हैं, वो क्या करते हैं? अपने केक में ये ओरियो बिस्किट यूज करते हैं। सी द हाइट, ऑलरेडी वो एक फिनिश गुड्स है, कोई पर्सन उसको यूज कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? केक के अंदर ओरियो बिस्किट यूज कर रहे हैं। मतलब फाइनल प्रोडक्ट के बाद वो वापस से क्या बन गया?
मॉन्जनीज वालों का वो रॉ मटेरियल बन गया, है कि नहीं। अब वो जो केक बन के आएगा, है कि नहीं, तो उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ वो ऐड कर लिया जाएगा उसको। गेटिंग इट। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज उसको क्या करते हैं, जो वैल्यू एडिशन है उसको ऐड करते हैं। टू मीट द फाइनल डिमांड जिसको जैसा चाहिए कंज्यूमर को वैसा हम पहुंचाते हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो देखो यहां पर कुछ एग्जांपल आपको बना करके दिखाया है। तो यहां पर आपको शर्ट, जो एक शर्ट है उसका वैल्यू एडिशन कैसा हुआ। तो सबसे पहले कॉटन, कॉटन का जो आउटपुट वैल्यू था 150 रुपीज था। कितना था? 150 रुपीज। ठीक है। तो हम उसमें देख रहे हैं कि क्या हमने कोई और उसमें एडिशन किया फार्मर ने? नहीं, उसने कॉटन जस्ट बनाया और सेल किया। अब उस कॉटन का क्या बन रहा है? यान बन रहा है ना, धागे बनाए जाते हैं, जो थ्रेड्स बनते हैं। तो उसके प्रोसेसिंग में उसका जो अब वैल्यू हो गया 250 हो गया। तो पहले 150 था, अब 250 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ यहां पर? यहां पर 100 रुपीज इंक्रीज हुआ। यस और नो? तो इनपुट था 150, आउटपुट निकला 250। तो 250 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 100। तो यहां पर वैल्यू एडेड हो गया 100। ठीक है। अब उस यान से क्या बनाए गए? कपड़े बनाए गए। तो कपड़े का क्या कॉस्ट है? क्लोथ का कॉस्ट है 400। तो 400 माइनस 250 है ना, आउटपुट माइनस इनपुट कितना आएगा? 150 और ऐड हो गया। अब इस क्लोथ का क्या बनाया जा रहा है? जो रेडीमेड गारमेंट में जाकर के वहां पे शर्ट बनाया जा रहा है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट कितने का तैयार हुआ? 500 रुपीज का। अभी 500 रुपीज में 400 तो पहले उसका क्लोथ का था, मतलब स्टिचिंग वगैरह बाकी सब का प्रोसेस का लेके 100 रुपीज आता है। तो ये वैल्यू एडिशन इस तरीके से। तो आप ये टोटल लेंगे यहां पर, यू विल गेट 500 रुपीज। गेटिंग इट। तो स्टेज बाय स्टेज हम कॉटन के टाइम पे उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर जब यान बन के आएगा तो हम 250 नहीं लेंगे, उसका वैल्यू हम कितना ऐड लेंगे? 100। जब वो क्लॉथ बन के आएगा तो 400 काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे 150। जब वो शर्ट बन के आएगा तो हम 500 काउंट नहीं करेंगे, क्या काउंट करेंगे? 100। ठीक है। और जो हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट मेथड देखा था, फाइनल गुड्स अप्रोच, वो क्या बोलता है? ये सब छोड़ दो, डायरेक्टली क्या ले लो? 500 ले लो, बात खत्म करो, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाने का। ये कौन बोल रहा था? फर्स्ट स्टेज। लेकिन वहां पर डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ जाता है। गेटिंग इट। So value added at each stage is calculated by deducting the value of input from the value of output produced. The sum total added at different stages make GNP. तो ये जो लास्ट में टोटल आता है वही हमको क्या देता है? GNP देता है। In the above table, the value of final goods of shirt is rupees 500. The sum total of value added at each stage of production is also rupees 500. Thus the value added is equal to the value of final goods. तो जो वैल्यू एडिशन होते जा रहा है वो लास्ट में आपको फाइनल गुड्स का वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट करते समय आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है? व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, आप पहला जो मेथड यूज कर रहे हैं उसके समय आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? सबसे पहला, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सबसे पहले तो आप डबल काउंटिंग को अवॉइड करो, इग्नोर करो। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि मैं डबल काउंटिंग ना कर लूं। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। फाइनल गुड्स का ही काउंटिंग हमको करना है। ठीक है। गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा गया हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारा जो फार्मर है, शेतकरी है ना, हमारा जो फार्मर है, जो शेतकरी है, जो किसान है, इसने सपोज 100 क्विंटल्स वीट प्रोड्यूस किया। उसमें से उसने क्या किया? 20 क्विंटल्स अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया। उसने बोला नहीं, हमारे खाने के लिए, साल भर के लिए चाहिए। और बाकी का जो 80 क्विंटल्स था वो मार्केट में सेल कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर वही लिखा है, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के खाने के लिए जो रखा गया है, बाय द फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। कैसे कैलकुलेट करना है आपको? गेस वर्क से कैलकुलेट करना है। imputed value of goods produced for self consumption is included in national income। तो जब हम नेशनल इनकम यहां पर काउंट कर रहे हैं तो उसका जो imputed वैल्यू है ना, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसको हम कंसीडर करेंगे। क्यों हम एस्टिमेटेड वैल्यू की बात करें? क्योंकि वो गुड्स मार्केट में बेचा ही नहीं, देन वी डोंट नो कि उसका क्या वैल्यू हुआ होता उस टाइम पे।
तो हम एक यहां पर एस्टिमेटेड वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट ही कर रहे हैं तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा उसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, उसको काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गुड्स परचेस किया, से सोप आपने कोई परचेस किया है, और सोप कितने का है, 38.5 रुपीज का है, और उसमें जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगा है वो 2.5 है। तो एक्चुअली विदाउट टैक्स उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 36 रुपीज। तो आपको टैक्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, और आपको 36 रुपीज काउंट करना है, आप टैक्स उसमें लेंगे नहीं, ठीक है। और जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको गैस, कुकिंग गैस मिल रहा है, तो गैस एक्चुअल वैल्यू सपोज 1200 है, और गवर्नमेंट आपको 200 रुपीज का बेनिफिट दे करके आपको 1000 रुपीज में गैस मुहैया करा रही है, तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है, 1000 लेना है कि 1200? तो आपको वैल्यू लेना है 1200, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू लेना है। जो गवर्नमेंट भर रही है वो आपको माफ नहीं किया गया है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर कौन बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है ना। गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ सर्टेन प्रोडक्ट शुड बी एडेड, क्या होता है, ये 200 रुपीज हमको क्या करना है, ऐड कर देना उस वैल्यू में, फॉर द एक्यूरेट एस्टिमेट। तो हम 1000 रुपीज में 200 ऐड कर देंगे और हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 1200। गेटिंग इट? तो टैक्स को माइनस कर देना है और सब्सिडीज को ऐड कर देना है, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होगा उस पे क्या करेंगे, डिडक्ट, और सब्सिडीज एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेट्स, एड बैक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, व्हाइल इवेल्युएटिंग आउटपुट, जब आप आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो, चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, है ना। तो प्राइस लेवल क्या होता है, एक ईयर का दूसरे ईयर में जब आप प्राइस लेवल चेक करते हो, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस आप चेक करो, लास्ट ईयर जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो 85 से 88 के बीच में थे, और अभी आप देख रहे हैं 88 से 92 तक है। तो ये प्राइसेस ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो आपको इस चेंजेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट का वैल्यूएशन सिर्फ आप क्वांटिटी बेसिस पे मत कीजिए, आपको उसको प्राइस बेसिस पे करना है कि वो पर्टिकुलर ईयर में उसका क्या प्राइस था। भले क्वांटिटी कभी कभी हमको सेम या कम ज्यादा मिल सकती है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर 2018 में और 2019 में अगर कंपैरिजन करें, मैं एक सिंपल यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं कि जो राइस है यहाँ पर 1000 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर भी 1000 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ था, बट 2018 में उसका प्राइस था 35 रुपीज और 2019 में उसका प्राइस है 40 रुपीज। यस और नो? तो आप यहाँ पर 35 के हिसाब से 35,000 वैल्यू कंसीडर करेंगे या आप 40,000 वैल्यू कंसीडर करेंगे, कौन सा कंसीडर करेंगे? आपको 40,000 रुपीज का जो वैल्यू है ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस है एक ईयर का प्राइस के दूसरे ईयर के प्राइस में, वो आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। ये तो बहुत ही सिंपल है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप खर्च कर रहे हो, आपको माइनस कर देना चाहिए, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब आपका इनकम जनरेट हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज हमको सीखने को मिली पॉइंट नंबर 4 में, जब आप आउटपुट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, एक्सपोर्ट का वैल्यू होगा तो ऐड करना है, इंपोर्ट का वैल्यू होगा तो लेस करके काउंट करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड। कब करेंगे, जब आपको नेट इफेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, नेट इफेक्ट, है ना। जब हम बात कर रहे हैं एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब आप एनएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं या एनडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल एसेट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आया उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7,
sale and purchases of second hand goods should be ignored as it is not a part of current production. तो बहुत बार देखो जो भी प्रोडक्ट सेकंड हैंड बेचे जाते हैं ऑलरेडी जब वो फर्स्ट हैंड में थे उनका कैलकुलेशन तो हो चुका है, अब उसको आप प्रोडक्शन में काउंट कर सकते हैं नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट ओएलएस से बिक रहे हैं, क्विकर से बिक रहे हैं या सेकंड हैंड कैसे भी बिक रहे हैं, सेकंड हैंड है मतलब एक बार जब वो न्यू थे, जब उनका प्रोडक्शन हुआ था तो वो काउंटिंग में आ चुके थे, अब हमको उनको फिर से काउंट नहीं करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो सेकंड हैंड आइटम क्या करेंगे, इग्नोर। आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। कौन से कंट्री में यूज होता है, अंडर डेवलप्ड। हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर। इसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके लिए इतना विश्वास नहीं किया जाता। In India, this method is applied to agricultural, mining and manufacture। मतलब कुछ सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, but it is not applied for transport, commerce and communication sector in India। ठीक है, तो हमने ये कौन सा मेथड देखा, आउटपुट मेथड देखा। Second method of calculating national income is income method। Which method, income method। This method of measuring national income is also known as factor cost method। तो इसका दूसरा नाम दे दिया आपको, फैक्टर कॉस्ट मेथड। अभी फैक्टर मतलब क्या हो जाता है, फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्या क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लैंड को क्या पे करते हैं, रेंट, लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस, कैपिटल को क्या जाएगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या जाएगा, प्रॉफिट। तो इनका ये क्या है यहां पर, फैक्टर कॉस्ट मेथड। ठीक है, दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। ये जो मेथड है ये नेशनल इनकम को क्या करता है, एस्टिमेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड से। कौन से साइड से, डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, मतलब सारे जो सिटीजन्स है कंट्री के, उनको कितना इनकम जनरेट हुआ in a particular year are added up, that is income that accrue to all factors of production by way of rent, wages, interest and profit। ये सब कैलकुलेट किया जाता है। ऑल ओवर नेशन में कितना रेंट हुआ, कितना वेजेस आया, कितना इंटरेस्ट आया और कितना प्रॉफिट आया, all added together, but income received in the form of transfer payment are ignored। तो जो ट्रांसफर पेमेंट के नाम पर जो इनकम आती है उसे क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। क्या होता है ये ट्रांसफर पेमेंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन क्यों मिल रहा है, आपने पहले कभी सर्विस दिया था, अभी तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जहां पर भी ट्रांसफर पेमेंट होता है, मतलब ट्रांजैक्शन में सिर्फ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता, ऐसे पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट हो रहा है तो उसको क्या करना है, हमको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्यों भाई उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो तो ऐसे ही दिया जा रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेंशन। ओके, द डेटा pertaining to income are obtained from different sources, for instance from income tax return reports, book of account as well as estimates of small income। तो यहां से हमको डेटा उसका गैदर हो सकता है, मिल सकता है। GNP can be treated as the sum of factors income earned as a result of undertaking economic activity।
क्या बता दिया, ट्रीटेड एज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम, इसको भी फैक्टर इनकम के जैसा ही कंसीडर किया जाता है। अर्न as a result of undertaking economic activity on the part of resource owner and reflected in the production of the total output of goods and services during any given period of any time period, given time period। तो यहां पर वही बताया चीज कि जब आप जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हो तो जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर्स इनकम। तो जो फैक्टर इनकम है उसका क्या करना है, आपको टोटल लेना है, ठीक है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किया हुआ होना चाहिए, मतलब हम ट्रांसफर पेमेंट उसमें काउंट नहीं करेंगे। ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर एंड रिफ्लेक्टेड in the production of the total output of goods and services during any given time period। Thus, GNP according to income method is calculated as follows। तो कैसा कैलकुलेट हो रहा है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें इसमें क्या हो गई, ऐड हो गई जब आप कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम, ठीक है। नाउ प्रिकॉशन, इनकम मेथड कैलकुलेट करते समय आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, व्हाट प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो पहले यहां पर एक्सप्लेनेशन आ गया, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। फर्स्ट वन, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, लाइक स्कॉलरशिप है, कोई गिफ्ट है, डोनेशन है, चैरिटी हुआ, ओल्ड एज पेंशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है, ये सब चीज क्या होगा, इग्नोर। मैंने आपको इसमें से पहले से ही ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर रिसीट के बारे में बता दिया था। नंबर टू, ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हर और हिज चाइल्ड शुड बी इग्नोर, मतलब जहां पर भी अनप्रोडक्टिव या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको हम क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार हाउस एटसेट्रा शुड बी इग्नोर, इसको भी हमको इग्नोर करना है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड शुड बी इग्नोर्ड, शेयर मार्केट में भी अगर आप कोई बेच करके पैसा कमा रहे हो, एज दे डू नॉट एड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम, क्योंकि उससे रियल नेशनल इनकम में कोई एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक के पैसे दूसरे के पास आ रहे हैं, है कि नहीं। शेयर मार्केट क्या होता है, किसी ने पैसा लगाया था, आपको चांस मिला कि शेयर जो था वो कम प्राइस से फिर हाई प्राइस पे पहुंच गया और आपने उसको बेच दिया, तो पैसा सिर्फ क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो शेयर बेच करके अगर आपने कोई पैसा कमाया है तो उसको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स टैक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। दो डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ इनकम। तो और एक चीज क्या बता दिया इसके अंदर, डायरेक्ट टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स इंपोज करती है, इनकम टैक्स, वो टैक्स भी हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इग्नोर कर रहे थे, वैसे डायरेक्ट टैक्स भी कोई लगा हुआ है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड, है ना। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, undistributed profit of the company, income from government property and profit from public enterprises such as water supply should be included, तो उसमें वो इंक्लूड होना चाहिए। नंबर 7, imputed वैल्यू, कौन सा वैल्यू, imputed वैल्यू।
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अभी अभी जो बात हमने की थी, फार्मर्स जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं उसके लिए हम इम्प्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक एज्यूम्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? रेंट, जो रेंट पे होता है उसको भी हम काउंट करेंगे। इन इंडिया नेशनल इनकम कमिटी of the Central Statistical Organization uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professionals and liberal arts, public administration and domestic services। इनसे यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो इनकम मेथड के थ्रू। नाउ लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। क्या बोल रहे हैं यहां पर? आउटले मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का टोटल खर्चे की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर, इज एडेड टुगेदर। किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटीज टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। ठीक है, इन अ ईयर इज एडेड टुगेदर। Income can be spent either on consumer goods or on capital goods। सीधा बात है, आपका जो इनकम है आप कहां पर खर्च कर सकते हो? या तो आप कंज्यूमर गुड्स परचेस करोगे, है ना, जो भी डेली यूज में प्रोडक्ट आता है आप तो या तो वो परचेस करोगे या तो आप मशीनरीज वगैरह परचेस करोगे, यही कर सकते हो। Thus we can get national income by summing up all consumption expenditure। तो हम जितने भी हमारे खर्चे हैं उसको टोटल करें तो भी हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फॉर्म्स एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको वहां से मिल जाएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमने पहले ही बात कर ली थी। अगर हमको ये दो चीजें पता चल जाए कि व्यक्ति का कंजम्पशन कितना होता है और उसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो हम बता सकते हैं कि उसका इनकम कितना होगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला को यूज किया गया है नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ एक्सपेंडिचर मेथड। अब उसके आगे कुछ हमको टाइप्स मिल जाते हैं, 5 to 6 टाइप्स हैं। दिस टाइप्स वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।